हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्य के कर्तव्य को कब शामिल किया गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के बीच ये भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे और फिर नीति निर्देशक तत्व में को जो है कई सिद्धांतों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, जैसे गांधीवादी सिद्धांत क्या है, समाजवादी सिद्धांत कौन सा है, उदारवादी सिद्धांत कौन सा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैं कर देता हूं ताकि कोई भी टॉपिक आपके बीच छूटे नहीं और प्रश्न में जब एग्जाम में तो आपको लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हमें एग्जाम में दिख रहा है। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहें, कंटेंट में किसी प्रकार की आपकी कमी नहीं होगी दोस्तों। एकदम खोज के मैं आप लोगों के बीच कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी के बारे में सभी अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर चुके थे 36 से 51 तक में। अब हम लोग सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कौन गांधीवादी सिद्धांत और कौन उदारवादी सिद्धांत के बीच आती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों समाजवादी सिद्धांत यानी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अधीन कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर जोर देते हैं और समाजवादी की ओर संकेत करते हैं। अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39A यानी अनुच्छेद 39 और 39A ये दोनों जो है समाजवादी ये सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 39 के बारे में आपको पता होगा, कहता है कि सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन हो, धन और उत्पादन के साधनों का समान वितरण हो। आपको बताए थे 39 के बारे में कई ये आपका क्लाउज जोड़ा गया, 39 के को है, 39 का खो है, 39 का गो है, ऐसा कई क्लाउज है ना, उसी का समाधान यहाँ ये किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबका निष्कर्ष एक ही निकलता है दोस्तों कि यहाँ पर समाजवादी बात करता है। समाजवादी विचारधारा वैसे विचारधारा होता है दोस्तों जिसमें कि कहा जाता है कि सभी वर्गों का कल्याण हो, है ना। तो यही यहाँ लिखा है समाज सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन, ये सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बस ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 39 के ए जिसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का भी व्याख्या किया गया है, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता कराया जाए, ये सब समाजवादी सिद्धांत का उदाहरण है। अनुच्छेद 41 भी समाजवादी में आएगा, काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 भी है, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां जिसमें प्रसूति लाभविता है ना, वही हम मातृत्व राहत की बात की गई है। अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 43 का ए है। तो कौन कौन सा है इसमें फिर से एक बार रिकॉल करें अगर हम, तो 39 है ना, 39 है, 39A है, उसके बाद में आपका 41 है, 43 है। ठीक है, ये सब जो है आपका समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 43A है, 43 में क्या था, कुटीर उद्योग था, जीवन निर्वहन था, और 43A में था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ये सब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। गांधीवादी सिद्धांत के अधीन कौन कौन सा अनुच्छेद आते हैं, तो गांधीवादी सिद्धांत के अधीन आता है आपका अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 ग्राम पंचायत का गठन। गांधी जी का सपना था कि हमारा देश की कल्याण तभी होगा जब हमारे देश के सभी नागरिक राजनीति में सक्रिय होंगे, यानी राजनीति में रुचि लेगा। ठीक है, और गांधी जी का कहना था कि हमारा देश गाँव का देश है, यानी ग्रामीणों का देश है, तो गांव के लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखे। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 40 में गांधी जी के सपना को भी डीपीएसपी में संजोया गया था, ग्राम पंचायत का गठन। यानी ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है और ग्रामीण भारत के आदर्शों को दर्शाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। 43 भी सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। 46 है SC ST और कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। पोषाहार स्तर आपको गांधी जी पता है नशीले पदार्थ से दूर रहा करते थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। 48 में कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, गौवंश हत्या पर रोक, ये सब जो है गांधीवादी सिद्धांत का उदाहरण है। तो गांधीवादी में मुख्य रूप से कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों, 40 आ जाएंगे, यानी 40 हो जाएगा, कुटीर उद्योग 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। ये सब आपका गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, 47 भी है, 48 है, 43 है, 46 भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत को देखते हैं जिसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सिद्धांत राज्य के लिए कुछ व्यापक और उदार दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जैसे 44 अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, ये उदारवादी सिद्धांत को दर्शाता है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए, और भी कितने वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल्यावस्था का देखभाल और शिक्षा, ये उदारवादी सिद्धांत को दर्शाती है। 48 में है कार्यपालिका, माफ करेंगे दोस्तों ये मिस टाइप हो चुका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, ये भी आपका उदारवादी है। 48 के पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये देखिए यहाँ पर दिया गया, वहाँ मिस्टेक हो गया है, आप थोड़ा सा उसे सुधार करेंगे। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। ठीक है, ये सब जो है उदारवादी सिद्धांत है दोस्तों। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर के बारे में चर्चा करते हैं कि ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों इससे पहले के लेक्चर में हमने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को अच्छी ढंग से अध्ययन कर लिए हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कोई याद करने की जरूरत नहीं, एक बार बस रीडिंग देंगे और आप इसे भली भांति समझ सकते हैं।
डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जबकि इसका वर्णन भाग 3 में है। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये 37 कहता है, ठीक है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत आप लागू कराने के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए। इसलिए देखा जाए कि ये जो है डीपीएसपी समाज की भलाई के लिए सोचा गया है, जबकि ये व्यक्ति के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार की मांग करता है, और ये सामाजिक भलाई के लिए है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीपीएसपी, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है और ये मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता होती है। यानी कि आप देखते होंगे कि हमारी जो सरकार जब चुनाव होती है तो सरकार नई वादा करती है, ये राजनीतिक मान्यता होती है और ये जो वादा करती है पूरा करने का, डीपीएसपी का भी कुछ प्रावधान होता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। कौन? डीपीएसपी। क्योंकि आपको पता होगा कि एक संविधान वेत्ता थे, कौन? केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगी, है ना। यानी कि ये डीपीएसपी सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और कहता है कि अभी हम सक्षम नहीं है इसलिए नहीं दे पाएंगे, यानी कि ये अधिकार को बढ़ाता है। जबकि मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को क्या करता है? घटाता है। पब्लिक के महत्व को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है दोस्तों जो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जन्म लेते ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये अंतर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, इस लेक्चर का मुख्य जो बिंदु था ये मौलिक कर्तव्य ही था, है ना, लेकिन कुछ पार्ट छूट गया था, इसलिए मैं इस लेक्चर में इसे कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों आप जब भी देखें तो कंटिन्यूटी के साथ देखें और पीडीएफ लगातार आप रीडिंग करते रहें। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके हब बाय रामविलास शर्मा पर जुड़कर आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। ये जैसे ही समाप्त होगी आपका संविधान का पूरा लेक्चर, तो मैं दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। उसी को मैं खत्म करूंगा। इस तरह से बारी बारी से इस चैनल पर आप लगातार बने रहेंगे, जिससे कि मैं हर सब्जेक्ट को बारी बारी से अपलोड कर सकूं और आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। आइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? दोस्तों भाग 3 में जो पढ़े थे वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो संविधान में मूल रूप से था, शुरू से ही था। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य आपका मूल संविधान में शामिल नहीं था। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसके सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। भाग कहाँ है? तो भाग 4 के को जोड़ा गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में भाग 4 का को ये जो है कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जबकि अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 51 की को के अंतर्गत रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। मूल रूप से, जब मूल रूप कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि 1976 में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी दोस्तों 1976 में मात्र 10 था, ठीक है। बाद में इसे संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन के तहत इसकी संख्या को बढ़ाया गया और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, यानी कि 11 हो गया है। आइए दोस्तों, बारी बारी से संविधान, ये आपका संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। कई बार तो क्रम से पूछ लिया जाता है, तो आप इसे क्रम से भी याद रखने का प्रयास करेंगे। तो संविधान का सम्मान करना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? संविधान। और हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही है किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो संविधान का सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसको निर्वहन करने के लिए, यानी कि इसको अगर कोई व्यक्ति ये पालन नहीं कर रहा है, तो जिस ढंग से आपने देखा कि डीपीएसपी को लेकर आप ये न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे ये पालन करवाने के लिए, मौलिक कर्तव्य को पालन करवाने के लिए भी आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, यानी कि न्यायालय में ये भी परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो संविधान का सम्मान करना ये हमारे, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिकों को यह कर्तव्य बनता है कि ये इस मूल कर्तव्य है कि हम जब इस देश में रहते हैं तो इसके मूल कर्तव्यों का ये पालन करें, ठीक है। संविधान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमेशा क्या करें? आदर करें। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि ये जो संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से अंग्रेज, ये आपका भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, संघर्ष किए थे, तो वही है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को भी अपने दिल में संजोए रखें, अपने हृदय में संजोए रखें। वही यहाँ लिखा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कैसे याद रखेंगे? पहले संविधान का सम्मान करें, संविधान सम्मान करें। संविधान आया कैसे? जब अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता
सेनानी स्वतंत्रता में दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी है वो लड़ाई लड़े थे तभी ना आया। इसीलिए कहता है कि संविधान को तो सम्मान करें, इसके साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श व्यक्ति हैं उसे भी क्या करें, हृदय में संजोए रखें, उनका भी सम्मान करें। आज जब ये सब होगा तब देश की रक्षा करना है ना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों कि हम सॉवरेनिटी का मतलब कि कोई भी निर्णय हम अपने देशवासी के अंदर खुद से करेंगे, हमारे निर्णय में कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो कैसे याद रखेंगे, पहले संविधान का क्या करना है, सम्मान करना है, और फिर क्या करना है, स्वतंत्रता सेनानियों को अपने दिल में संजोए रखना है, हृदय में संजोए रखना है और सम्मान करना है। और तीसरा क्या हो गया, जब ये सब हो गया अब देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए संप्रभुता बनाए रखना है, आपसी में एकता बनाए रखना है और अखंडता की भावना को बनाए रखना है। और जब ये सब हो गया तो फिर देश की क्या करना है, रक्षा करना है, देश की क्या करना है, रक्षा करना है। और ये रक्षा होगा कैसे, तो भाईचारा से होगा। आप इसे थोड़ा सा जोड़ेंगे, कनेक्ट करके तब आपको याद होगा। ठीक है, तो देश की रक्षा करें, भाईचारा, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, फिर से रिकॉल करते दोस्तों, पहला क्या था, संविधान का सम्मान हो, दूसरा में स्वतंत्रता सेनानी को दिल में बसाए रखें, तीसरा में संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या हो, अक्षुण्ण रखे, चौथा में रक्षा, और पांचवा में है भाईचारा। भाईचारा इस तरह से हो कि सांस्कृतिक विरासत हमेशा बने रहे, है ना, यानी कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। जैसे मान लिया जाए कि ताजमहल है ना, ताजमहल मुगलों ने बना दिया, तब ऐसा नहीं हो कि अभी के जो युवा पीढ़ी हैं और वर्तमान के जो लोग हैं वो कहें कि ये तो मुगल ने बनाया था, इसे तोड़ ताड़ के क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत का आप क्या करते हैं, इसके परंपरा को समझे, इसके महत्व को समझें, है ना, तो ये समरसता बनाए रखें। अब फिर कहता है कि देश को चलाने के लिए पर्यावरण को भी सही रखना है ना, यानी पर्यावरण को भी संरक्षण करें। तो फिर से याद करें दोस्तों, पहला क्या था, संविधान का सम्मान करें, दूसरा था स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय में बचाए रखें, तीसरा में था संप्रभुता, एकता और अखंडता ये बनाए रखें, चौथा में था देश की रक्षा करें, और फिर पांचवा में क्या था दोस्तों, देश की रक्षा करें, फिर पांचवा में आपका आ गया क्या, आ गया पांचवा में भाईचारा हो, फिर छठा में सांस्कृतिक विरासत और सातवां में फिर पर्यावरण संरक्षण। आठवां में कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कभी कभी तो ऑप्शन में ऐसा आ जाता है दोस्तों कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आप एक बार रीडिंग दे देंगे तो कम से कम ये ध्यान में रहेगा कि वैज्ञानिक इसमें कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। और जब बार बार वीडियो को देखेंगे या फिर आप PDF को पढ़ेंगे तो आप क्रम से भी याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे आप सुनते होंगे सामान्य रूप से कि ये मॉब लिंचिंग की घटना बहुत सुनते होंगे। जैसे आप सुनते होंगे डायन जोगिन की बात जो सुनते हैं आप दोस्तों कि ये कर दिया, वो मर गया, ऐसे मर गया। ये सबसे आप इसका खंडन करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को नजर लग गया तो ये आपका सांप काट रहा है तो झाड़ फूक में लगे रहें। आप इसको ट्रीटमेंट करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दें, नहीं तो ये विकास रुक जाएगी, है ना। तो आठवां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नौवां में है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये आप ऐसे भी देखते हैं जब कभी आप यात्रा करते हैं तो रेल के लिए, तो ये कई लोग क्या करते हैं कि रेलवे का सामान है जैसे मन वैसे कर लो, कुछ तोड़ दो, फेंक दो, ये कर दो। विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के वस्तुओं को कुछ तोड़ देते हैं, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। नंबर क्या हो गया दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति। फिर 10वां है उत्कृष्टता की भावना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। हमेशा ऐसा करें कि आप व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, कि हमेशा आप किसी ऐसे क्षेत्र में निकलें जिससे कि आपका नाम हो, पूरे देश आपके नाम से जाने, उत्कृष्टता की भावना जगी रहे। ये 10वां था। यही सब ये इतने जो 10 को मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, ये 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन ये जो आपका बच्चों की शिक्षा की बात किया गया है ना, बच्चों की शिक्षा की बात किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। माता पिता या संरक्षक द्वारा यह कर्तव्य है उनका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करें। और ये तो अब निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ना, निःशुल्क। इसलिए जो भी जिनके माता पिता नहीं हो तो उनके अभिभावक होंगे, उनका वो संरक्षक जो होंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना निःशुल्क आपका दिया जाता है, उसे जरूर दें, है ना। इसे आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाती है और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा, है ना। तो निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में क्या है, निहित होती है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये लेक्चर समझ में आता हो, पसंद हो, तो आप हमारे चैनल जीके हब बाय रामविलास सर को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।